सपना वो देख, आसमान में एयरप्लेन। सपना देखना, तू एक दिन हम दोनों दोस्त भी ऐसे ही किसी एरोप्लेन में एयर होस्टेस बनकर बैठे होंगे। सही कहा तूने। अब तो हमने 12वीं भी पास कर ली है, बस रिजल्ट आ जाए, और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता मैं तो अपनी इंग्लिश ठीक करूंगी ताकि इंटरव्यू दे सकूं। इस तरह सपना अपनी दोस्त से एयर होस्टेस की बातें करती हुई घर आती है और वो देखती है कि उसके घर में शगुन का कुछ सामान रखा है और शांति अपनी बेटी के आते ही उसे गले से लगा लेती है। आ गई मेरी बच्ची, आज तेरा आखिरी एग्जाम था, अच्छा गया ना? हाँ माँ, पर ये सब क्या है? ये तो तेरी होने वाली सास देकर गई है। तेरा रिश्ता बहुत अच्छे घर में लगा है, तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। तेरा पति और ससुर सब्जी बेचने का काम करते हैं और सास अचार बनाती है। सभी लोग कमाते हैं, तू अपने छोटे से ससुराल में खुश रहेगी। पर माँ, तुम तो जानती हो ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे एयर होस्टेस बनना है। चुप कर, नौकरी करने की जरूरत नहीं है, हमने तुझे इतना पढ़ा दिया वही काफी है। और वैसे भी लड़कियां नौकरी नहीं घर संभालती हैं। अगर तूने ये शादी नहीं करी तो तू अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगी और अपने दिमाग से एयर होस्टेस बनने का सपना निकाल दे। ये बड़े लोगों के सपने होते हैं, ना कि हम जैसे छोटे लोगों के। इस तरह जबरदस्ती सपना की शादी बहुत जल्द रवि नाम के लड़के से करवा दी जाती है। पर ससुराल जाकर भी सपना अपने सपनों को नहीं भूलती और अपनी इंग्लिश ठीक करने में लगी रहती है। अरे सपना, जल्दी करो ना, घर में टोकरी में जितने भी प्याज और टमाटर रखे हैं वो सब लेकर आओ। ये लीजिए आपके अनियन और टोमेटो। अरे बहू, हम लोग तुम्हारे जितने पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें इतनी इंग्लिश नहीं आती। जी नहीं आती तो सीख लीजिए ना, हमारी बहू पढ़ी लिखी है। और सही कहते हैं लोग, अगर एक औरत पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ा लिखा होता है। माँ वैसे ही मुझे ये एयर होस्टेस बनने की जिद करती ही रहती है। बोलती है डिक्शनरी ला दो, किताबें ला दो, फोन में नेट पैक डलवा दो ताकि इंटरव्यू पास कर सके। और ऐसी बातें बोलकर आप इसे और सिर पर चढ़ा दो। इतना बोलकर रवि अपने पिता के साथ सब्जी का ठेला लेकर घर से निकल जाता है। तो वहीं अचार में मसाला भरते हुए आशा अपनी बहू को अपने पास बैठाती है और उससे कहती है, बहू, रवि क्या कह रहा था कि एयर होस्टेस क्या होता है? अरे माँ, एयर होस्टेस वही होता है जो हवाई जहाज में लड़कियां सुंदर सुंदर बैठी होती हैं। सही कहा ननद जी ने। माँ जी, मुझे भी एयर होस्टेस बनना है, मुझे भी प्लेन में बैठना है और देश विदेश घूमना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, अपना सपना पूरा करना है, आप लोगों का नाम रोशन करना है। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए ना। सपना अपनी सास से बात कर ही रही होती कि तभी वहाँ एक औरत आशा से अचार लेने के लिए अपनी बेटी के साथ आती है। अरे अम्मा, जरा एक डब्बा आम का अचार तो देना। माँ, तुम्हारी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है, कितने दिनों से कह रही हूँ इंग्लिश का ट्यूशन लगवा दो, पर तुम मेरी सुनती ही नहीं हो। मुझे एप्लीकेशन लिखनी है, मैं कैसे लिखूं? तुम्हें इंग्लिश की क्लास लेनी है तो मेरे पास आ जाना, मुझे इंग्लिश आती है, मैं करवा दूंगी तुम्हारा एप्लीकेशन। अरे वाह अम्मा, तुम तो बहुत पढ़ी लिखी बहू लेकर आई हो। पार्वती की बात सुनकर आशा को बहुत अच्छा लगता है और जब आशा देखती है कि उसकी बहू काफी तेज है और उसके कुछ सपने हैं तो वह फैसला करती है अपनी बहू को एयर होस्टेस बनाएगी। और उसी दिन शाम को कुछ पैसे लेकर बाजार से इंग्लिश की किताबें लेकर आती है और फोन में नेट पैक भी डलवाती है। ये ले बहू, इसमें मैंने नेट पैक डलवा दिया, अब तो आराम से फोन चलाना और ये ले किताब जो तूने मंगवाई थी। अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कर रही हो? बहू को घर संभालने दो और उसे अपने साथ अचार बनाना सिखाओ ताकि बची हुई सब्जियां खराब ना हो। आप रहने दीजिए, अगर मेरी बहू एयर होस्टेस बनना चाहती है तो मैं बनवा कर रहूंगी, हमारे घर से भी तो कोई अच्छी नौकरी करे। आशा घर में किसी की नहीं सुनती और अपनी बहू का पूरा साथ देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सपना से मिलने उसकी दोस्त दिव्या आती है। सपना, तेरे साथ तो बहुत गलत हुआ। जब मैं एयर होस्टेस बन सकती हूँ तो तू क्यों नहीं? तुझे पता है तेरी शादी के बाद मेरी जॉब लग गई और हाल फिलहाल में जब मैं अपने घर गई तो मुझे पता चला कि तू इस गांव में है। और आज जब मेरी यहाँ शिफ्ट लगी तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुझसे मिलती जाऊं। वैसे अब क्या सोचा है तूने? बेटा, सोचना क्या है, मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू भी एयर होस्टेस बने। देखना तुम, बहुत जल्द तुम्हारी दोस्त भी एयर होस्टेस बनेगी। अगर ऐसी बात है सपना, तो हमारे जिले में 30 तारीख तक एयर होस्टेस के इंटरव्यू चल रहे हैं, वो भी वॉक इन इंटरव्यू। तू भी इंटरव्यू दे सकती है। सच में? माँ जी, मुझे भी इंटरव्यू देना है और इसके लिए मुझे शर्ट पैंट और एक कोट चाहिए ताकि मैं इंटरव्यू देने के लिए जा सकूं। भाभी, आप ड्रेस की चिंता मत करो, मैं अरेंजमेंट कर दूंगी। दिव्या के वहां आने से सपना को गांव में हो रहे इंटरव्यू के बारे में पता चलता है। तो वहीं काजल और आशा किसी से शर्ट मांग कर लाती हैं, तो किसी से पैंट और किसी से जूते, और सपना इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाती है। रवि, मैं अचार बना रही हूँ और काजल को पता नहीं हवाई अड्डा कहाँ है, तू बहू को थोड़ा इंटरव्यू करवा के ले आओ। माँ, ये कोई इंटरव्यू नहीं दे पाएगी और ना ही एयर होस्टेस बन पाएगी। मैं सब्जी बेचने जा रहा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। छोड़ दे तू,
मैं अपनी बहू को इंटरव्यू दिलवा कर आऊंगी और सबको दिखा दूंगी कि एक अचार बेचने वाले की बहू भी एयर होस्टेस बन सकती है। आशा इतना बोलकर अपनी बहू को इंटरव्यू दिलवाने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलती, आस पड़ोस की औरतें सपना को शर्ट पैंट में देख बातें बनाने लगती हैं। अरे आशा बहन, ये सब क्या है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बहू को नौकरी दिलवाने के लिए उसे इंटरव्यू दिलवाने जा रही हो। कल को तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी तो घर कौन संभालेगा तुम्हारा? बहन, मेरी बहू की नौकरी लग जाएगी तो मैं ही ठाट बाट से रहूंगी। और मैं क्या कर रही हूँ मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। अरे छोड़ो, काकी अम्मा का दिमाग खराब हो गया है। आशा किसी की एक नहीं सुनती और अपनी बहू के साथ एयरपोर्ट के पास एक रेस्टोरेंट में जाती है जहां एयर होस्टेस के इंटरव्यू चल रहे थे। अब सपना इंटरव्यू देकर घर आती है और सारी बात अपनी सास और नंद को बताती है। माँ जी, आपको पता है मैंने अपना पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में दिया है। इंटरव्यू वाले सर मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। मैंने इंटरव्यू तो क्रैक कर लिया है, अब बस मेरा मेडिकल रहता है। 10 दिन के अंदर मुझे अपना मेडिकल भी करवाना है, फिर मेरे पास मेल आएगी और फिर मैं ट्रेनिंग के लिए बाहर जाऊंगी, वो भी पूरे 2 सालों के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बहू तू अपनी डाइट का ख्याल रख, जब तक मैं थोड़ा सा अचार बना लेती हूँ। इतना बोलकर आशा अचार बनाने के लिए बैठ जाती है तो वहीं सपना अपना डाइट प्लान बना रही होती है। तभी वहां उसकी पड़ोसन अचार लेने आती है और अचार लेते हुए आशा को भड़काने लगती है। आशा बहन, अभी मौका है, बहू को इतना सर पर मत चढ़ाओ। बहू, तुम यहाँ अचार लेने आई हो या मुझे भड़काने? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, जिस दिन मेरी बहू एयर होस्टेस बनकर प्लेन से उड़कर यहाँ आएगी ना, उस दिन तुम सबका मुंह बंद होगा। आंटी जी रहने दीजिए, मेरी माँ किसी की नहीं सुनने वाली। जब इनके सपने टूटेंगे ना, इन्हें खुद ब खुद अकल आ जाएगी। आशा लोगों की 10 बातें सुनकर भी अपनी बहू का साथ देती है। देखते ही देखते सपना अपना मेडिकल भी क्लियर कर लेती है और बहुत जल्द उसके फोन पर एक मेल आती है। माँ जी देखिए, मेरी मेल आई है। अगले महीने मुझे ट्रेनिंग के लिए अमेरिका जाना होगा और अमेरिका जाने का पूरा खर्चा कंपनी उठाएगी। माँ जी, मेरा सपना पूरा हुआ, अब मैं 2 साल बाद एयर होस्टेस बनकर आऊंगी। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। एक अचार बेचने वाली सास की बहू एयर होस्टेस बन गई। बहू, तुमने तो हमारा नाम रोशन कर दिया। आशा, तुम बिल्कुल सही थी। हमारी बहू ने वो कर दिखाया जो हमारे पूरे गांव में अब तक कोई नहीं कर पाया। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर पूरा परिवार इमोशनल हो जाता है और कुछ देर बाद जब गांव वालों को इस बारे में पता चलता है तो उनकी सोच भी बदल जाती है और जो लोग अब तक सपना के सपनों के रास्ते में आ रहे थे, आज वही उसकी तारीफ करते हैं। मैं तो जानती थी अम्मा तुम्हारी बहू एयर होस्टेस जरूर बनेगी। जैसी वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है, मुझे तो पूरा यकीन था। अब बहू होता आशा बहन की तरह, अब समझ में आया पढ़ी लिखी बहू होनी क्यों जरूरी है। अब अपने परिवार वालों के साथ गांव वालों से मिलकर सपना एयरपोर्ट पर जाती है और अमेरिका में जाकर 2 सालों तक एयर होस्टेस की ट्रेनिंग करती है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एयर होस्टेस के कपड़े पहनकर अपनी पहली फ्लाइट अटेंड करती है। सर, आपकी ड्रिंक। अपनी पहली फ्लाइट अटेंड करने के बाद सपना की पहली लैंडिंग उसी के गांव में होती है और जब वह एयरपोर्ट से बाहर एयर होस्टेस के कपड़े पहनकर आती है तो गांव वाले उसके गले में माला पहनाकर उसका वेलकम करते हैं। आप लोग इस तरह से मेरी मुंह दिखाई की रस्म करना चाहते हैं? मैंने क्या क्या सपने देखे थे अपनी मुंह दिखाई की रस्म को लेकर। इस मुंह दिखाई की रस्म में मुश्किल से मुझे ये नारियल और ये चांदी की चेन और अंगूठी मिली है। क्या करूं इनका मैं? अरे मेरे घर के नौकरों के पास भी ढेर सारा सोना है। आप लोग तो मेरे घर के नौकरों से भी गए गुजरे हैं। उर्मिला बहन, क्या तुमने हमें यहाँ अपनी बहू के हाथों से बेइज्जत होने के लिए बुलाया था? अरे हम गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। इतना ही इज्जत का शौक है तो यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ ना अपनी इज्जत लेकर यहाँ से। तो हम जा ही रहे हैं, यहाँ हमें रहने का कोई शौक भी नहीं है। उर्मिला बहन, आपका और आपके परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बेइज्जत करने के लिए। राधिका बहू, ये तूने क्या किया? क्या मिला तुझे हमारी ऐसे इज्जत उछाल कर? जितना हमारे था उतना तो हमने किया ना। घर आए मेहमानों की बेइज्जती कर राधिका गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। आखिरकार क्यों राधिका ने अपने घर आए मेहमानों की इतनी बेइज्जती की थी? और अगर राधिका सच में इतने अमीर परिवार से थी तो वो गरीब परिवार में बहू बनकर कैसे आई? आइए इन सभी चीजों को जानने के लिए हम कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे आप लोग जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए ना, खाना भी नहीं बना है अभी तक। और प्रीति बेटा, अभी तक झाड़ू भी नहीं लगी। अरे तुम्हारा भाई भाभी को लेकर आता ही होगा। मेरी बहू दुबई से आ रही है, दुबई से। अरे हाँ भाग्यवान, हमें भी पता है कि हमारी बहू दुबई से आ रही है। तभी तो सुबह 5 बजे से तैयारी में लगे हुए हैं और लोगों के आने तक सारी तैयारियां हो जाएंगी। ना जाने मेरी दुबई वाली बहू कैसी होगी। दिखने में तो काफी सुंदर होगी। बस अब जल्द से जल्द भगवान मेरी बहू को घर भेज दे। सभी घर वाले नई बहू के आने की तैयारी में जुट जाते हैं। वहीं कुछ ही देर में इस गरीब घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है
जिसके अंदर से दुबई में रहने वाली राधिका शादी के जोड़े में अपने पति मनोज के साथ उतरती है। अपनी बहू को देख सभी घर वाले काफी खुश थे, जिसके बाद अब उर्मिला जल्दी से अपनी दुबई वाली बहू का गृह प्रवेश करती है। राधिका जैसे ही अपने उस गरीब ससुराल में आती है तो फौरन उसका मुंह बन जाता है। ये घर कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है, एक कमरा है इसके अंदर, आप लोग रहते हैं और इसमें ही खाना बनाते हैं। राधिका, मैंने तुम्हें दुबई में ही अपने घर के हालात बता दिए थे, तो तुम अभी सवाल क्यों कर रही हो? तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा था कि तुम लोग इस कमरे के घर में गुजारा करते हो। मनोज, तुमने तो मेरा बाथरूम देख रखा है ना, वो इस कमरे से भी बड़ा है। अरे बहू, तुम भी क्या बातें करने लग गई हो, अभी इतने लंबे सफर से आई हो, जाकर आराम कर लो। प्रीति राधिका के लिए जल्दी से खाट पर चादर बिछा देती है। अरे भाभी, आप यहाँ बैठिए, मैं जल्दी से आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। पहली बात, मैं चाय नहीं कॉफी पीती हूँ, वो भी ब्लैक कॉफी। और दूसरी बात, तुमने सोच कैसे लिया कि मैं इस खाट पर बैठूंगी? कहीं मेरे बैठने से एक खाट टूट गई तो लोगों के पास एक बेड भी नहीं है। अपनी दुबई वाली बहू का ऐसा बर्ताव देखकर घर में सभी को बुरा तो काफी लगता है, लेकिन कोई भी राधिका से कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर में उर्मिला खाने की प्लेट में दाल, सब्जी, रोटी, चावल और अचार लेकर आती है, जिसे देख राधिका बहुत गंदा मुंह बना लेती है। ईयू, आप लोग ये दाल चावल रोटी खाते हैं? मुझे तो कभी भी ऐसा सिंपल खाना मैंने नहीं खाया। मैं हमेशा 5 स्टार होटल का खाना खाती हूँ। या आसपास कोई 5 स्टार होटल नहीं है क्या? 5 स्टार होटल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक पिज्जा की शॉप जरूर है। दैट्स फाइन, मैं पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ। अगर आप में से किसी को पिज्जा खाना है तो मुझे बता दीजिए। उर्मिला ने बड़े प्यार से राधिका के लिए खाना बनाया था, लेकिन राधिका उस खाने को ठुकरा कर बाहर से पिज्जा ऑर्डर करके खाती है और ऐसे ही शादी का दिन गुजर जाता है। अगले दिन राधिका उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है। राधिका बहू, आज तेरी मुंह दिखाई की रस्म है। हमारे यहाँ जब भी कोई नई बहू आती है तो उसकी मुंह दिखाई की रस्म की जाती है। आस पड़ोस की सभी औरतें आएंगी और तुझे देख कर शगुन देंगी। ओह गॉड, क्या मुसीबत है। अब किस किस को मुझे अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा। कहाँ आकर फंस गई मैं इन बकवास रस्मों में। थोड़ी देर में अब आज पड़ोस की औरतें मुंह दिखाई की रस्म के लिए आने लगती हैं। राधिका अपनी लाई हुई महंगी सी साड़ी पहनकर बैठ जाती है और अब राधिका की मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। ये लो तुम्हारी मुंह दिखाई का शगुन, ये 125 रुपए और नारियल और साथ में ये लाल रंग की चुनरी भी। मुझे लगा कि ये लोग मेरी मुंह दिखाई की रस्म में मुझे डायमंड या गोल्ड का कोई सेट देंगे, लेकिन ये लोग तो एक नंबर के फटीचर निकले। भला नारियल और ये 125 रुपए कौन देता है? राधिका मन ही मन इतना बोल ही रही होती है कि तभी राधिका की सास उर्मिला चांदी की चेन और अंगूठी लाकर अपनी बहू की गोद में रख देती है। ये चांदी की चेन और अंगूठी तो मैंने 2 साल पहले ही बनवा लिया था अपनी बहू को देने के लिए। आज तो मैं अपनी बहू को अपने हाथों से ही ये चैन और चांदी की अंगूठी पहनाऊंगी। माँ जी, आपको शर्म नहीं आती अपनी इकलौती बहू को चांदी की अंगूठी और चेन देते हुए? अरे हमारे घर के नौकर भी सोने का ब्रेसलेट पहनकर घूमते हैं। आपको पता नहीं कि मैं दुबई की रहने वाली हूँ? दुबई में सोना चांदी जैसे ही बिकता है। राधिका अपने साथ उर्मिला की काफी बेइज्जती करती है। वहीं सभी औरतें राधिका को अपनी हसरत के हिसाब से ही 100-200 रुपए देती हैं, जिसे देख अब राधिका का अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती। आपको शर्म नहीं आती? मुंह दिखाई की रस्म में एक बहू को 100 रुपए देते हुए? कैसे कैसे लोग हैं, 100 रुपए कैसे दे सकते हैं? तो फिर भी तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म में मैं तुम्हें 100 रुपए दे रही हूँ। तुम्हारी सास तो मेरी बहू को 50 रुपए देकर गई थी, उस वक्त हमने तो कुछ नहीं बोला। लेकिन आप लोग भी फटीचर से कम नहीं हो। अब निकलो यहाँ से। अपने मुंह दिखाई की रस्म में आई सभी औरतों की काफी ज्यादा बेइज्जती करती है और उन्हें मन से भगा देती है। इसके बाद राधिका बहू होकर भी बहू का कोई भी फर्ज नहीं निभाती थी। घर के सारे कामकाज उसके सास ससुर और नंद करती। प्रीति ने कैसे झाड़ू लगाई, सारी मिट्टी मिट्टी पैरों में लग रही है। लगता है मुझे झाड़ू लगानी पड़ेगी। राधिका जैसे ही झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू हाथ में उठाती है कि तभी कमलेश जाकर राधिका से झाड़ू ले लेता है। अरे नहीं बहू, तुझे झाड़ू लगाने की आदत नहीं होगी ना, तुम बैठो, मैं झाड़ू लगा देता हूँ। अपने ससुर को झाड़ू लगाता देख रही होती है। वहीं जैसे ही शाम होती है, कॉफी बनाने के लिए बिस्तर से उड़ती है कि तभी प्रीति राधिका को उसकी कॉफी लाकर देती है। मैंने अपनी फ्रेंड से पूछकर ब्लैक कॉफी बनाई है, ठीक है? बताइए ना कैसी बनी है? सारे छोटे बड़े काम उसके सवाल वाले बिना मुंह बनाए और बिना कोई शिकायत करे आराम से कर रहे थे।
राधिका बहू, मुझे पता है तुझे बाहर का खाना पसंद है, लेकिन रोज रोज बाहर का खाना अच्छी बात नहीं है। ये देख, मैं तेरे लिए मूंग दाल के पकौड़े और हरी चटनी बनाई हूँ, खाकर बता कैसा बना है। अपने ससुराल वालों का ऐसा बर्ताव देख राधिका काफी ज्यादा हैरान थी। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। राधिका बिस्तर पर सो रही थी, पर ठीक से सो नहीं पा रही थी। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? वो पैसे तो मेरी पढ़ाई के लिए थे ना। बेटा, मैं जानती हूँ ये पैसे तेरी पढ़ाई के लिए थे, लेकिन तेरी भाभी को इस खाट पर सोया नहीं जाता। आखिरकार कब तक वो खाट पर सोएगी? उसके लिए हमें नया बेड लाना होगा, और वो तो मटके का पानी भी नहीं पीती। फ्रिज, एसी ये सब लाना होगा। वो बेचारी बच्ची दुबई छोड़कर हमारे गरीब झोपड़ी में आई है, क्या हम उसके लिए इतना नहीं कर सकते? माँ, बाबा, प्रीति, मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं तो मजदूरी के काम के लिए दुबई गया था। मुझे क्या पता था कि वो मुझे राधिका से प्यार हो जाएगा, और शादी के बाद मुझे ये सब देखना पड़ेगा। बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अगर राधिका की जगह हमारी प्रीति भी होती तो वो भी ऐसा ही करते। अपने सास ससुर के खुसर फुसर से राधिका की नींद खुल जाती है और उनकी सारी बात सुन लेती है, जिससे उसे अपनी गलती पर काफी पछतावा होता है। और अब राधिका उठकर सबसे माफी मांगती है। मुझे नहीं पता था कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे इतने गंदे बर्ताव के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तू हमारी बेटी जैसी है, और बेटी इस तरह माफी थोड़ी ना मांगती है। जो हुआ उसे भूल जा, हम तुझे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। बहू, तो फिक्र मत कर, तुझे जिन चीजों की जरूरत है ना, हमें बता दे, हम सब ले आएंगे तेरे लिए। बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे आप जैसे लोग मिले। अगर आप लोगों की जगह कोई और होता तो मुझे कब का घर से निकाल देता। अब आप देखना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। राधिका अपने ससुराल वालों के हालातों को ठीक करने के लिए अब सबसे पहले उनके एक कमरे वाले घर को तोड़वा कर एक बड़े से घर में बदलती है। वहीं अपने पति और ससुर के लिए बिजनेस खोल देती है। साथ ही साथ प्रीति की पढ़ाई भी राधिका करवाती है और अपने ससुराल वालों को एक अच्छी जिंदगी देने की काफी कोशिश करती है। और अब राधिका हंसी खुशी ससुराल वालों के साथ रहती है।